Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 10 on the question answer discussion of the 2019 UGC NET exam. So I request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material on this number. So the first question we are discussing here ask about identify the correct sequence of the process involved in the chemical weathering of rocks. This is the question. So the options are hydrolysis, solution, hydration, oxidation and carbonation. They are rearranged in a different kind of sequence. So this question was dropped by NTA because the sequences are not arranged properly. So this was a dropped question. But we will discuss some of its concept. Let us discuss first the concepts. First, let us discuss the chemical weathering. The chemical weathering is a chemical change in the mineral. तो chemical change जो mineral में होता है उसको हम chemical weathering से बोलते हैं. अगर सपोज करें आपका यहाँ पे एक मिनरल है और इसमें किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको केमिकल वेदरिंग बोलेंगे. that becomes unstable when they are exposed to surface conditions. अगर ये surface कंडीशंस पे एक्सपोज्ड होंगे तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं और वहां पे इनका केमिकल चेंजेस दिखता है. ठीक है. साथ ही साथ मिनरल्स लाइक क्वार्ज आर वेरी मच रेजिस्टेंस टू आवर केमिकल वेदरिंग. कुछ ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंस होते हैं केमिकल वेदरिंग को, जैसे कि आपका क्वार्ज और अदर जैसे कि फेल्ड्सपार हैं जो कि इजीली अल्टर्ड हो जाते हैं आपके क्ले मिनरल्स के फॉर्मेशन में. इनका बहुत बड़ा रोल होता है. साथ ही साथ अगर बात करें इन जनरल द डिग्री ऑफ केमिकल वेदरिंग इज ग्रेटेस्ट इन दी वार्म एंड वेट क्लाइमेट. कभी भी वार्म और वेट क्लाइमेट में ही आपका केमिकल वेदरिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादातर इंक्रीज होती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर सूटेबल कंडीशन होता है जहां पे आप केमिकल वेदरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं. क्योंकि वार्म होगा तो आपका केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ती है और साथ ही साथ वेट होगा तो आपका ह्यूमस कंटेंट जो होगा वो आपके ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा. एंड लीस्ट इन दी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स में एयर मूवमेंट नहीं होने की वजह से आप वहां पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होने की वजह से वहां पे आप लेस कंसिडर कर सकते हैं कि केमिकल वेदरिंग वहां पे होगा. अगर बात करें केमिकल वेदरिंग मेनली ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच प्रोड्यूसेस वीक कार्बोनिक एसिड. अगर हम बात करें केमिकल वेदरिंग की तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है. तो उस समय में जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फॉर्मेशन होता है तो उसमें वीक कार्बोनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है. अगर बात करें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल वेदरिंग्स दैट ऑकर्स, तो पहले बात करें सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ रॉक इन दी सॉल्यूशंस बाय एसिडिक वाटर. अगर हम लाइमस्टोन की वेदरिंग की बात करें तो लाइमस्टोन, अगर हम लाइमस्टोन वेदरिंग की बात करें तो उसमें वो बोलता है कि वेदर्ड बाय द रेन वाटर कंटेनिंग द डिसॉल्व्ड CO2. अगर CO2 डिसॉल्व्ड रेन वाटर से आपका लाइमस्टोन का वेदरिंग हो रहा है, मतलब टीयरिंग आउट हो रहा है, तो आप उसको कार्बोनेशन प्रोसेस बोलेंगे. देखते हैं सम रिएक्शंस. तो कार्बोनेशन वेदरिंग में आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड जब आपका लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना के देता है. सो दिस इज ए लाइमस्टोन वेदरिंग. नाउ मूविंग ऑन टू द हाइड्रोलिसिस, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वेदरिंग, that is the breakdown of the rocks with the acidic water to produce the clay and soluble salts from the different rocks. So यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस का अर्थ होता है कि आपका मिनरल है और इसमें आपका वाटर मूवमेंट की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा, वो मिनरल. ठीक है. तो आपका वाटर लाइसिस करता है. हाइड्रो मीन्स आपका वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. तो ब्रेकडाउन करता है ये रॉक का ड्यू टू the acidic nature of the water while it comes in contact with the mineral. ठीक है. अगर बात करें हम ऑक्सीडेशन की तो ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक बाय द ऑक्सीजन एंड वाटर ऑफन गिविंग आयरन रिच रॉक्स ए रस्टी कलर्ड वेदर्ड सरफेस. अगर हम देखते हैं कि कोरोजन और रस्टिंग ऑफ एन आयरन, तो वहां पे इस तरीके के केसेस पैदा होते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वाटर के साथ मिलके और वो कोरोड करता है आपके मेटल्स को. अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, देन सॉल्यूशन होता है. तो ये एक
टेंडेंसी है कि आपका इस तरीके से रिएक्शंस ऑकर करेगा। तो रिएक्शंस इन वाटर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करें तो रेडिश कलर का कुछ डिपॉजिट्स आ जाते हैं। रिएक्शन विद एसिड करेंगे तो वहां पे सिंक होल टाइप का रिएक्शन दिखेगा। और अगर रिएक्शन विद ऑर्गेनिजम्स होगा तो वहां पे आपका हमारा इस तरीके का मतलब स्पॉट्स दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका वेदरिंग का डिटेल। Question asked, the next question asked, the restoration of Doon Valley is an example of best practices of restoration of degraded ecosystem caused by. So before you should answer this question, you should know about the history of the Doon Valley. Most of the places in the Garhwal Himalaya of Uttarakhand. Okay, so Garhwal Himalaya Uttarakhand में places like Doon Valley and hills of hills of Mussoorie have faced a serious threat of heavy limestone quarrying with 105 work mines in this region in 80s. तो ये हिस्ट्री था अपना दून वैली और मसूरी हिल्स का, जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ आपका लाइमस्टोन क्वेरिंग हो रहा था। आफ्टर ए सेशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटी रिस्टोरेशन, तो कुछ लॉज आए थे रिस्टोरेशन ऑफ दिस साइट के लिए बाय डिफरेंट एजेंसी ने इसको टेकअप किया था। तो उस समय के बाद इसका रिस्टोरेशन हुआ। सो आफ्टरवर्ड्स दिस restoration program, the eco restoration studies started providing an insight of ecological process and helps to understand the many structural aspects and function of the ecosystem and dynamics and equilibrium etc. So यहाँ पे कुछ समय बाद रिस्टोरेशन हुआ जहाँ पे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन मतलब इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन पे फोकस किया गया। तो इसका आंसर लाइमस्टोन क्वेरिंग होगा। आइए चलते हैं थोड़ा लाइमस्टोन क्वेरिंग के देखते हैं। So limestone quarrying, जैसा कि देख सकते हैं कि limestone quarrying is often produced using the open cast mining method through a multiple excavated quarries. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मल्टीपल आपका एक्सकवेशंस हो रहा है। एक्सकवेशंस होने के बाद आपका मल्टीपल यहाँ पे एक इस तरीके का फ्लैट लैंड बनाया जा रहा है। फ्लैट लैंड बना के जैसे कि गाड़ी का मूवमेंट हो सके, यहाँ पे भी क्वेरिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं ये। उसके बाद पहाड़ों को काटते हुए यहाँ पे आप रोड बना रहे हैं। तो ये एक तरीके का लाइमस्टोन क्वेरिंग इसको बोला जाता है, जहाँ पे आप लाइमस्टोन्स के रॉक्स को ऐसे तोड़ते हैं। तो रेगुलर ब्लास्टिंग होता है जो कि नॉइज प्रोड्यूस करता है, डस्ट प्रोड्यूस करता है और एक्स्ट्रा वेहिकुलर पोल्यूशन और इंक्रीज ट्रैफिक लोड्स भी होता है, जो कि इसके सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं लाइमस्टोन क्वेरिंग के। In the next question, it asks which of the following are the characteristics of the direct band gap semiconductor of gallium arsenide. Okay, so this is the question from the energy section. This is very famous question because gallium arsenide is a famous semiconductor. You should remember about gallium arsenide semiconductor. You should read it in detail. So if you discuss about the semiconductor, so semiconductor are the having the valence band where from electron jumps to conduction band. तो बात करते हैं हम यहाँ पे एक वैलेंस बैंड होता है, एक बैरियर होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक आपका वैलेंस बैंड होता है। तो आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है, ये आपका प्रोसेस होता है। तो सेमीकंडक्टर में ये मौजूद होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बैंड गैप्स की, तो बैंड गैप्स जो होते हैं इनमें ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जिसमें कि क्रिस्टल के मूवमेंट्स जो होते हैं और क्रिस्टल के लैटिस के जो वहां पे एक्सिस होती है वो एक डायरेक्शन में होती है। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो उसका रिवर्स होता है, जहां पे क्रिस्टल के लैटिस सेम डायरेक्शन में नहीं होती है। ठीक है, बात करें तो। और अगर हम इस पे डिटेल में जाएं तो इट इज ए ग्रे has a cubic crystal with a melting point of 1238 degrees Celsius and total density 5.32 ग्राम पर cc। तो ये हमारा गैलियम आर्सेनाइड का हमारा जो गैलियम आर्सेनाइड का हमारा फीचर है। तो अगर हम बात करें एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की गैलियम आर्सेनाइड की, तो वो इंक्रीज करता है शार्पली अगर आपका फोटोन एनर्जी इंक्रीज होता है, और फिर डिक्रीज करता है 5 to 6.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, एंड जीरो हो जाता है 0.6 से लेके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, जहां पे आपकी
ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, गैलियम आर्सेनाइड बिकम्स ट्रांसपेरेंट एट द टाइम। लेकिन in this question they ask about the less sharp absorption band and large values of extinction coefficient. So these are the two graphs. यहाँ पे आप जो k की वैल्यू देख रहे हैं, this is the अपना एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, दिस इज द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है। तो आप देख सकते हैं कि फोटोन की एनर्जी जैसे ही आप बढ़ा रहे हैं तो एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात करें, वहां पे भी वो इंक्रीज कर रहा है अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है। सो बोथ द वैल्यू शुड बी इंक्रीज्ड, ओके। सो यहाँ पे उसने बोला है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लेस शार्प है, आपका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लेस शार्प है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लेस शार्प है, क्योंकि ये शार्पली इंक्रीज कर रहा है, तो लेस शार्प कहाँ से हुआ? तो ये एक गलत स्टेटमेंट है पहला वाला। और लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की अगर बात करें, दिस इज वेरी ट्रू बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग, सो द बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So this question asks about the which one of the following is not a constituent of photochemical smog. So before we should answer this question, you should know about the photochemical smog. So a photochemical smog is produced from the chemical reaction occurring between the sunlight, pollutants like hydrocarbon, nitrogen dioxide, NOx, those are NO and NO2. Other components of the photochemical smog are including ozone, formaldehyde, peroxybenzone nitrate, peracetyl nitrate and acrolein. The formation of photochemical smog can be expressed in a simple term as hydrocarbon plus NOx plus sunlight. So, हमने देखा कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो हमारा ओजोन है, फॉर्मल्डिहाइड है, पेरोक्साइल बेंजोन नाइट्रेट है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है एंड आपका एक्रोलीन है, साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में है। और ये जो था ये बहुत ही फेमस फोटोकेमिकल स्मोक था, लॉस एंजेलिस टाइप ऑफ स्मोक इसको बोलते हैं, क्योंकि ये लॉस एंजेलिस में 1970s में हाईवे वेहिकुलर एमिशंस की वजह से आपका जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो आपका वो बन गया था, आपका पूरा एटमॉस्फेयर ढक गया था हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग से, ठीक है। तो ये एक एयर पोल्यूटेंट है, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। I hope you enjoyed the lecture. If you have some doubt, you can contact me in this comment box.